रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मैं और मेरा शौहर पेशावर में फूटने वाले किसी हंगामे की वजह से एक वीरान रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे। मेरा शौहर एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन आज हम लोग अपनी छोटी गाड़ी में इस रोड से गुजरे तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ट्रक में बैठे मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ। ट्रक की हैबिट ही ऐसी होती है कि चोर डाकू का डर भी इंसान को नहीं सताता। पर आज छोटी गाड़ी में बैठकर मुझे इस वीराने में बहुत डर लग रहा था कि तभी मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये आवाज़ एक लड़की की लगी थी, इस वजह से मैं काफ़ी चौकन्नी हो गई। मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थी। मुझे उस लड़की से यूं ही हमदर्दी होने लगी कि पता नहीं कौन है, कोई मरीज़ा है, बीमार है। क्यों इस वक्त एक चिल्लाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मेरे शौहर ने भी सुनी थी। वो भी चौंक गए, कहने लगे, रात के इस वक्त लड़की का चीखना कोई जाल भी हो सकता है चोर डाकू लड़की की आवाज़ निकालकर हमें मुतवज्जे करना चाहते हों और रोकना चाहते हों। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आवाज़ एक लड़की की ही थी। एक मर्द अपने हलक से ये आवाज़ निकाल ही नहीं सकता। मेरे शौहर ने गाड़ी रोकी तो मेरे सामने ही मंजिर था, जिसे देखकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, औसान खता हो गए। 4 लड़के एक लड़की के पास बैठे थे। हमें देखकर वो फौरन भागे। 2 बाइक पर बैठे और 2 किसी तरह उनके साथ लटक कर वहां से भागने में कामयाब हो गए। चारों लड़के बाइक पर भाग चुके थे और वो पीछे एक जख्मी लड़की को छोड़कर गए थे। मैं एक सेकंड में सारी कहानी समझ चुकी थी। यकीनन ये लड़के इंसान नहीं बल्कि भेड़िए थे, जिन्होंने इस लड़की को नोच फेंका था। मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें इस जख्मी लड़की को अस्पताल लेकर जाना होगा, क्योंकि ये काफ़ी बुरी है और बाद में इससे पुलिस बयान भी ले लिया जाएगा तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन जो दरिंदे इसे नुकसान पहुंचा कर गए हैं, उन्हें इस तरह बचकर नहीं जाना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा कि हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करती थी। मेरे इसरार पर हमने लड़की को गाड़ी में डाला और हम लोग उसे करीबी अस्पताल ले आए। मगर जैसे ही लड़की को अस्पताल में पहुंचाया तो उसकी आखिरी सांस भी खत्म हो चुकी थी। लड़की दम तोड़ गई थी और हमारे सरों पर एक नई आफत आ चुकी थी, क्योंकि लड़की के घर वालों का हमें पता नहीं था और अब हमें पुलिस को भी जवाब देना था, क्योंकि लड़की को अस्पताल में लेकर आने वाले हम थे। पर मैं इस बात से ज़रा भी नहीं घबराई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हमने किसी की मदद की है तो हमें डरना नहीं चाहिए। अस्पताल वालों ने एक बहुत अंदरनाक खबर सुनाई कि लड़की तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उन्हें एक बहुत अंदरनाक खबर सुनाई कि लड़की तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन क्योंकि इस पर बीतने वाले जुल्म के बारे में हमें पुलिस को भी बताना पड़ेगा, इसलिए हमें लड़की के पोस्टमार्टम की इजाज़त पुलिस से लेना होगी। मैं भी इसी हक में थी। मैं खुद एक डॉक्टर थी। मैंने फ़ौरन खुद ही पुलिस स्टेशन कॉल कर दी। इन लोगों ने हमें थाने बुला लिया और कहने लगे कि आप आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। आपने जो देखा और जिस जगह पर देखा, हमारे साथ अगर चलकर ताउन कर सकते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी। मेरे शौहर ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम औरत ज़ात होकर पुलिस स्टेशन जाओगी, मेरे लिए कितने शर्म की बात है। मैंने उन्हें फिर से तसल्ली दी कि मैं तो वहाँ एक गरीब और नादार लड़की की मदद करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं करूँगी तो हम लोग बेज़मीर ठहराए जाएंगे। मेरे शौहर और मैं दोनों पुलिस स्टेशन गए। हमने लड़की के बारे में सारी मालूमात थाने में दे दी। मुझे लड़की के बारे में यही बताया गया कि वो लड़कों और बैग से यही बात पता चलती है कि वो लड़की एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। उस लड़की के बारे में उसके ख़ानदान वालों को बताने की कोशिश की जा रही थी, और क्योंकि लड़की भी किसी असर रसूख वाले अमीर आदमी की लगती थी, इसी वजह से पुलिस ने तेज़ी से इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। हमारा बयान रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने तो हमें इस बात की इजाज़त दे दी थी कि अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं दोबारा से जनरल अस्पताल गई और उनसे पोस्टमार्टम के बारे में पूछा कि लड़की के पोस्टमार्टम का क्या बना। इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तो जारी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको 24 घंटे के बाद ही मिलेगी। जब तक लड़की के घर वाले भी आ जाएंगे तो हम उनसे भी आपका राब्ता करवा देंगे। मैं लड़की के घर वालों से भी राब्ता करना चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे इस केस में बहुत हमदर्दी हो रही थी। लड़की की हालत ऐसी थी कि कोई भी औरत देखे तो उसका दिल कट जाए।
मैंने जाकर अस्पताल का दिल कट जाए। मैंने जाकर अस्पताल में सारे कागजात जमा करवा दिए और घर वापस आ गई। वो पूरी रात मेरी बेचैनी में गुजरी थी। उस लड़की का चेहरा, उसका जिस्म, उसके कपड़े और बिखरे हुए जूते बार बार मेरे जहन में आ रहे थे। मुझे रह रहकर उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था जिन्होंने उस लड़की का ये हशर किया। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप थाने में कॉल करके एक बार ये तो पूछें कि उन मुजरिमों का क्या बना। मेरे शौहर ने मेरे कहने पर पुलिस स्टेशन फ़ोन किया तो पता चला कि जाए वो कुआं से लड़कियों की बाइक से उतरने वाली नंबर प्लेट को महफूज कर लिया गया है और उसी नंबर प्लेट की मदद से उन लड़कों को पकड़ा जा सकता है। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कम से कम वो अनजान लड़के नहीं थे, यानी अब उन्हें पकड़ा जा सकता था। वगरना अगर अंधेरे में कुछ हो जाए तो फिर ऐसे जराइम का पता लगाना मुश्किल होता है। सुराग ढूंढने के लिए कई कई महीने छानबीन करना सुराग ढूंढने के लिए कई कई महीने छानबीन करना पड़ती है। उसी रात हमारे पड़ोस में कुछ हलचल मची हुई थी। एक घर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। पता करने पर मालूम हुआ कि जिस लड़की की रिपोर्ट हम थाने में दर्ज करवा कर आए थे, ये इसी घराने की बेटी थी। ये सुनकर मेरे तो आसान खता हो गए। इन लोगों को हम काफ़ी अरसे से जानते थे, बल्कि ये लोग हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी थे। मैं और मेरा शौहर फौरन उनके घर पहुंच गए। हमने इनकी इस बेटी के बारे में कभी नहीं पूछा था, ना ही हम जानते थे कि इनकी इस उम्र की कोई बेटी भी है। मैंने जाकर उनसे हमदर्दी की, इन्हें बताया कि आपकी बेटी को मैं ही पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। बेचैन माँ मेरे सीने से आ लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन्हें सारी तफसील तो नहीं बताई, क्योंकि अगर बताती तो माँ का कलेजा फट जाता। मैंने लड़की के बाप और भाइयों को सारी रोताद यूं की तूं सुना दी। ये लोग अच्छे खासे खानदानी, इज्जतदार, और आज से पहले इन्होंने अपनी बेटियों को कभी घर से बाहर निकलने की इजाज़त तक नहीं दी, क्योंकि ये लोग काफ़ी मजहबी थे। इनके यहाँ लड़कियाँ चार दीवारी में ही रहती थीं। लेकिन आज इनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये कैसे मुमकिन था। लड़की का बाप खामोश था। आंखों में गम के अलावा बदला, इंतकाम और गुस्सा भी था, जो शायद किसी ऐसे शख्स के लिए था जिसे वो आदमी जानता भी नहीं था। मैंने लड़की के भाइयों से भी पूछा कि आपको किसी पर शक है, तो इन लोगों ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। इनका खानदान बहुत मजबूत, एक दूसरे की इज्जत करने वाला और मोहब्बत करने वाले लोग थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इनकी किसी से दुश्मनी हो, और दुश्मनी भी ऐसी जो इतने बड़े जुर्म पर किसी को आमादा कर दे। मैंने लड़की के वालिद से कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, हमें पुलिस के साथ मिलकर उन मुजरिमों का सुराग लगाना चाहिए जिन्होंने आपकी बेटी को मौत के मुंह में पहुंचा दिया और उसकी इज्जत और इस्मत भी लूट ली। लड़की के भाई भी बहुत सख्त और गुस्से में थे। पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन लोगों ने कोहराम मचा दिया कि अगर हमारी बेटी के मुजरिमों तक न पहुंचा गया तो हम इस थाने को ही आग लगा देंगे। पुलिस पर तो बहुत प्रेशर पड़ चुका था। लड़की के मुजरिमों को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। बाइक से उतरने वाली नंबर प्लेट की मदद से उन लड़कों का सुराग लगाना बड़ी आसानी से मुमकिन हो गया था। चंद ही घंटों में उन तीनों लड़कों को शहर के मुज़ाफ़ात से गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग शहर से भागने वाले थे कि पुलिस ने नाकाबंदी करके इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। ये लड़के कुछ ज़्यादा उम्र के नहीं थे। एक की उम्र 17 थी, दूसरा 18 और तीसरा 25 साल का था। यानी ये कोई ऐसे जराइम पेशा लोग नहीं थे जिन्हें जुर्म करने की आदत हो। फिर इन्होंने इस लड़की के साथ ये सब क्यों किया, ये बड़ी हैरानकुन बात थी। और वो लड़की जो अपने घर से कदम ही नहीं निकालती थी, उसे कैसे वीराने में ले जाया गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में भी सभी लोग मुतजस्सिस थे कि आखिर लड़की के साथ क्या हुआ जो उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। उन लड़कों को थाने में बंद करके खूब मारा पीटा गया और उसके बाद कानूनन जिस्मानी रिमांड के लिए भेज दिया गया। तीनों लड़के उबाश किस्म के भी नहीं थे, बल्कि शरीफ थे और एक दुकान में काम करते थे। इन लड़कों ने अपनी दुकान का पता भी बताया कि वो फलां दुकान में काम करते थे, और अपने मालिक का भी नाम बता दिया। हम सब लोग अभी यही बातें कर रहे थे कि हमें अस्पताल से फ़ोन आ गया। पता चला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। हमें आकर वो देखनी भी चाहिए और थाने में भी जमा करवा देनी चाहिए, ताकि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे के मामलात हल किए जा सकें।
उस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैं तो अपना खाना खाकर बिस्तर में सोने लोगों के साथ ही अस्पताल गए। रात भर मुझे उसी लड़की के बारे में ख्यालात आते रहे। जब भी मेरी आंख खुलती, मेरे जहन में एक ही सवाल होता कि लड़की के पोस्टमार्टम में ऐसी क्या चीज़ आएगी। आखिर उसकी मौत क्यों हो गई? ज्यादती तो बहुत लड़कियों के साथ होती है, लेकिन मौत तो एक बहुत बड़ा हादसा है। लड़की के जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का भी कोई निशान नहीं था। इससे जाहिर होता था कि उन लड़कों ने लड़की पर तशद्दुद तो कोई भी नहीं किया, लेकिन जो भी हुआ था उसमें वो लड़के मुलविस ज़रूर थे। फिर आखिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को मज़ीद परेशानी में डाल दिया था। उन लड़कों के बारे में भी हम लोग कोई बात नहीं कह सकते थे। अब ये केस मज़ीद मुश्किल होता जा रहा था। अलबत्ता पोस्टमार्टम से एक बात ज़रूर ज़ाहिर हुई थी कि लड़की का मुजरिम कोई ना कोई दुकानदार है, क्योंकि दुकानदार के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, उन तीनों लड़कों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। मैं चूंकि माहिर नफ्सियात थी, मुझसे भी पुलिस ने काफ़ी मदद ली। मुझे उन तीनों लड़कों के इंटरव्यू करना थे। उनसे पूछना था कि वो इस लड़की से कैसे मिले और इन्होंने इसे मौत के मुंह तक कैसे पहुंचाया। मैंने ये बात अपने शौहर से भी की कि मैं उन लड़कों से मिलना चाहती हूँ, तो इन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहने लगे कि मैं तुम्हारी वजह से पहले ही इस केस में उलझ चुका हूँ। माना कि वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन उनका भी ख़ानदान है। वो बेसहारा तो नहीं है कि तुम उनके बारे में इतना सोच रही हो। मेरे शौहर की बात भी सही थी, लेकिन मुझे इस केस में निकलने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी, जिसमें एक दुकानदार का नाम आया था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इतनी धमाका खेज थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और शायद मैंने भी ये गुमान भी नहीं किया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सब कुछ आ जाएगा। अब मैं उन लड़कों से सिर्फ बातचीत ही कर सकती थी। बातचीत के अलावा सच तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपने शौहर से दरख्वास्त की कि मैं आज के बाद उनसे कोई ऐसी फरमाइश नहीं करूंगी जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल में पड़ना पड़े। बस आखिरी बार इस लड़की की मदद करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे इजाज़त दी और साथ में ये भी शर्त लगा दी कि तुम बड़ा काला बुर्का और चादर ओढ़कर इन लड़कों से बात करोगी और सेल की दूसरी तरफ होगी, दरमियान में लोहे की पार होगी। मैंने उनकी बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि वो क्या चाहते थे और उन्हें किस बात का डर था। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल मुकम्मल पर्दे में जाऊंगी और उनसे कोई फालतू बात नहीं करूंगी, बल्कि एक माहिर नफ्सियात के तौर पर उनसे बात करूंगी, ताकि मुझे उनके अंदर की कहानी पता चले कि इन्होंने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया जिसने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। मैं जब सेल में पहुंची तो तीनों लड़के डरे सहमे बैठे हुए थे। उन्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा मालूम नहीं होता था कि तीनों में से कोई भी मुजरिम है। मैं अमूमन मुजरिम को चेहरे से ही पढ़ लेती हूँ, लेकिन उन लड़कों के चेहरों पर उनकी उम्र के मुताबिक मासूमियत थी। वो बहुत मासूम और शरीफ लग रहे थे। जो 25 साल वाला लड़का था, उसके तो चेहरे पर इतना डर था जैसे अभी अभी उसने मौत की शक्ल देख ली हो। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। सच बोलोगे तो यहाँ से छूट कर जाओगे। अगर इसी तरह डरते घबराते रहे तो सारी ज़िंदगी जेल में चक्की काटते रहोगे। 25 साल वाला लड़का तो रोने लगा। बोला कि मैम, मुझे यहाँ से निकलने दें। मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं एक दुकान में मामूली सा सेल्समैन हूँ। मेरा इस सब में कोई काम रहा था, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने बताया कि ये लड़का इतना सीधा नहीं। जब ये यहाँ आया तो ये गालियाँ बक रहा था। आप इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइए। ये इस कदर जराइम पेशा शख्स है कि हमने इसकी अच्छी खासी धुलाई करनी है। ये सुनकर वो लड़का मज़ीद रोने लगा। मेरे तो पाँव में पड़ गया और बोला कि मुझे यहाँ से निकलवा दें, मेरा कोई कसूर नहीं है। बाकी दोनों लड़के खामोश बैठे थे, जबकि ये लड़का बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर रहा था और मैंने तो तरलों पर उतर आया था। मैं उसे खामोशी से देखती रही और सिर्फ इतना पूछा कि तुम उस लड़की को जानते हो क्या? जी, मैं उसे जानता हूँ और वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन खुदा कसम मैंने ऐसा नहीं किया जैसा आप सबको लगता है। जो आप समझते हैं वो गलत है। मैं उसे पसंद करता था और कोई ऐसी लड़की के साथ जिसे वो पसंद करता हो,
ऐसा हाल कैसे कर सकता है? मैं तो इन लोगों को भी मना कर रहा था। किस चीज़ से मना कर रहे थे? किस चीज़ से मना कर रहे थे? मैंने उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर पूछा तो कहने लगा, मुझे नहीं पता, आप इन लड़कों से पूछ लें, इनसे पूछें, सारा कसूर इनका है। वो खामोश होकर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने सर झुका रखा था, यानी कि कसूर इन्हीं का था। तुम कब से जानते हो इसे? ज़ैनब को हम नहीं जानते जी, ये तो इसे खुद पसंद करता था, तो आज हम उसके पीछे आ गए थे। तो फिर क्या हुआ? मैंने ये पूछा तो दोनों लड़के फिर से खामोश हो गए थे। मगर वो लड़का जो कि उस लड़की को पसंद करता था बात करने पर तैयार था। कहने लगा कि मैं दूसरे कमरे में जाकर आपको सारी बात बता सकता हूँ। इन खबीसों के सामने मैं ज़ैनब का नाम नहीं लूँगा। वो लड़के उसे खूंखार नज़रों से देख रहे थे। मैं समझ गई कि इनमें से बड़ा लड़का वाकई में मासूम है। हम उसे पुलिस की मदद से दूसरे सेल में लेकर आए। इस सेल में कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा कि अब तुम इत्मीनान से बात कर सकते हो। तो उसने यूं बात शुरू की। उसका नाम ज़ैनब था। उसका नाम ज़ैनब था। वो अक्सर हमारी दुकान पर आती थी। मेरी उम्र 25 साल है और मैं यहाँ 6 साल से काम कर रहा हूँ। हमारी दुकान पर और भी लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, पर ज़ैनब में कोई ख़ास बात थी। ज़ैनब हमेशा अपने बाबा के साथ आती। इसने खुद को बड़ी सी चादर में ढका होता और ये जब भी आती, दुकानदारों में से किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि अपने बाप से कहती कि मुझे ये चीज़ लेकर दो, फलां चीज़ लेकर दो, फलां चीज़ खरीदो। हम भी उसकी खरीदारी देखते रहते। उसके जाने के बाद अक्सर मुजीद और अमजद मुझसे यही मजाक करते कि अगर ये तुम्हारी बीवी बन गई तो तुम्हारा बहुत खर्चा करवाएगी, क्योंकि ये तो अपने बाप के साथ हर दूसरे दिन सोने की कोई न कोई चीज़ खरीदने आ जाती है। ये सुनते ही माजिद के मुंह में राल टपकने लगी। बोला कि अगर इसका बाप इसकी शादी मुझसे करवा दे तो इतने ज़्यादा खर्चे करवाने वाली लड़की अपने बाप से बहुत कुछ लेकर आएगी। था कि मैं ज़ैनब से मोहब्बत करने लगा हूँ, उसे पसंद करता हूँ, फिर भी वो उसके बारे में ऐसी बातें करता जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। उस दिन के बाद से मेरी और मजीद की दुश्मनी हो गई। हम दोनों आपस में बात करते तो लड़ पड़ते थे। ज़ैनब का हमारी दुकान में आना जाना बढ़ चुका था। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, या फिर उसे हमारी दुकान से खरीदारी करके अच्छा महसूस होता था। उस दिन ज़ैनब ने अपने बाप से ज़िद की कि वो उसे हीरा लेकर दे। आज ज़ैनब ने पहली बार हीरे की फरमाइश की थी। हमारे पास तो हीरे का काम ही नहीं था। हम बस सोने का कारोबार करते थे और सोना ही बेचते थे। ज़ैनब के बाप की फरमाइश सुनकर हमारे मालिक ने कहा कि आप लोग 2-3 दिन के बाद आ जाएं। मैं आपको हीरा मंगवा दूंगा और आप उसकी कीमत अदा कर देना। फिलहाल हमारे पास हीरा नहीं है। ज़ैनब ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने मुझसे कहा कि मैं आऊंगी तो मेरे लिए हीरा तैयार रखना, किसी और को नहीं फ़रोख्त कर देना, और को नहीं फ़रोख्त कर देना। मैंने कहा आप फिक्र नहीं करें, इस पूरे इलाके में किसी और की जेब में इतना पैसा नहीं कि वो हीरा खरीद सके, खरीदने का सोचे भी। इस बात पर ज़ैनब ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मैंने देखा उस दिन मजीद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे मैं समझ नहीं सका था। मैंने देखा कि वो शाम के बाद मगरिब के वक्त अमजद से छुप छुप कर कोई बातें कर रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने जाता तो दोनों बातें करना बंद कर देते थे। वैसे तो वो दोनों मेरे दोस्त थे, दोनों मुझसे हर बात किया करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज दोनों में से एक भी मेरे साथ सही बातचीत नहीं कर रहा था। मैं समझ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। ये लोग मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं जो कि इन्हें मुझे बतानी चाहिए। मैंने दोनों से पूछने की कोशिश भी की तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अमजद कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो। मजीद बोला कि छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, जब कुछ होगा तो तुम्हें खुद पता वाली कोई बात ही नहीं है, जब कुछ होगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोनों पर मेरी नज़र ज़रूर थी। एक दिन के बाद ज़ैनब ने हमारी दुकान पर दोबारा से आना था। वो जब दुकान पर आई तो मैं उसे देखते ही समझ गया कि हीरा लेने की खुशी उसके चेहरे पर चमक रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपके अब्बा कहाँ गए, तो बोली अब्बा जुमे की नमाज पढ़ने गए हैं। मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैं अकेली ही आ गई। मैंने आज से पहले हीरा कभी नहीं पहना। मुझे हीरा पहनने की बहुत खुशी है, इसी वजह से मैं आज अकेली ही दुकान पर आ गई। अमजद और मजीद फौरन अलर्ट हो गए थे, जैसे उन्हें कोई बात खटक रही हो। मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मालिक बुला रहा था। वो भी जुमे की नमाज पढ़ने गए थे तो मुझे मजबूरन उनकी बात मानना पड़ी। ज़ैनब अकेली दुकान पर आई थी।
मुझे उसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं पता था। मैंने खैर से दुकान से मस्जिद का रुख किया, लेकिन जब मैं वापस आया तो ज़ैनब तो बोले कि वो तो अपना हीरा लेकर चली गई। बहुत ज़िद कर रही थी। हमने मना भी किया कि हीरा लेकर मत जाओ, बाद में अब्बा तुम्हारे आकर हमारा सर खाएंगे, पर वो नहीं मान रही थी। मुझे उन दोनों की बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा पूछता तो ये दोनों शक में पड़ जाते। मैं खामोश हो गया। बात आई गई हो गई, लेकिन 4-1 बजे के करीब दोनों दुकान से निकलने लगे तो मुझे शक हुआ। दुकान से तो इस वक्त ये लोग नहीं जाते थे। दुकान बंद होती थी 7 बजे, जबकि ये लोग 4 बजे दुकान से जाना चाहते थे। मुझे शक हुआ तो मैं इनका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर मैंने देखा तो आगे वीराने में एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने देखा ये लोग गाड़ी की डिक्की खोल रहे थे। हैरत की इंतहा न रही जब उसमें से ज़ैनब निकली। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब को इन लोगों ने रस्सियों में जकड़ रखा था। ये देखकर मैंने शोर किया। ज़ैनब को बड़ी मुश्किलों से रस्सी से छुड़ाया, मगर ये लोग मुझे मार कर ज़ैनब के पीछे भागने लगे। मेरे चेहरे पर जख्म आ चुका था। मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से मैं ज़ैनब के पीछे नहीं जा सका। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैं इनके नक्शे कदम पर पीछे गया। मुझे पता था ये लोग कहाँ तक गए होंगे। वहां जब पहुंचा तो देखा तो ज़ैनब की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, क्योंकि उसने वो हीरा जो आज अपने बाप से लिया था, वो निकल कर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसके आगे का मुझे कुछ नहीं पता। लड़के की बात में 100% सच्चाई थी, क्योंकि ज़ैनब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ज्यादती या किसी तशद्दुद से नहीं हुई थी, बल्कि अंदरूनी खून बहने से हुई थी। इन लोगों ने जब ज़ैनब को अकेला देखा तो इनकी नीयत खराब हो गई। इन लोगों ने जाकर उसे एक गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया कि रात के वक्त इसे यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। ये गाड़ी मालिक ही की थी। ज़ैनब बेचारी घर से कभी नहीं की थी। ज़ैनब बेचारी घर से कभी न निकली थी। कमज़ोर बुज़दिल सी लड़की थी। डरपोक अलग थी। इन लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यहाँ से जब उसे निकाला तो मैं पहुँच गया। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। वो भाग तो गई, मगर इन दरिंदों के करीब आने से डर गई। मारे घबराहट के उसने उस मशहूर बात पर अमल किया कि हीरा निगलने से इंसान की मौत हो जाती है। तो उसने ऐसा ही किया, ताकि इन दरिंदों के दरिंदगी का निशाना बनने की बजाय वो अपनी जान ही दे दे। बस इसी बात ने उस बेचारी की जान ले ली। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे दिल में एक चिंगारी सी उठी, दर्द की टीस भी उठी कि लोग अपने मकसद के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। जो हो गया उसके बारे में बात करके सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होता, लेकिन सब लड़कियों से यही कहूँगी कि कभी भी बिना अपने महरम रिश्ते के बाहर बाजारों में मत जाएं। भले आप जितनी मर्जी अपनी आज़ादी की बात करें,